नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह और एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे आपके 12th बायोलॉजी का पहला अध्याय, जिसका नाम है जीवों में जनन। आप सबों को इस बात की जानकारी होगी कि ये जो अध्याय है वो हम लोगों के क्लास में खत्म हो चुका है। जो ऑफलाइन आपका क्लास चलता है वहां पर ये अध्याय समाप्त हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जो कि बाद में क्लास ज्वाइन किए हैं, उनका कहना था कि सर आप ऑनलाइन इसका डिस्कशन कर दीजिए, ताकि जो बच्चे बाद में हमसे ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं उसका बैकअप हो सके। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जो बैकअप क्लास हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जितना भी क्लास में अध्ययन किए हैं उन्हीं का फिर से एक बार यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर इन लिखा हुआ है जीवों में जनन। तो सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड लिखा हुआ, पहला है जीव और दूसरा है जनन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आखिर ये जो हमारा अध्याय है जीवों में जनन, इसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा शब्द लिखा हुआ वो लिखा हुआ है जीव। देखिए, जीव का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे फैक्टर, यानी हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे फैक्टर जिसमें शोषण, पोषण, वृद्धि, गति और प्रजनन वाला गुण मौजूद हो, उसे हम लोग जीव कहते हैं। यानी हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे सभी फैक्टर जिसमें शोषण, पोषण, वृद्धि, गति, प्रजनन, उद्दीपन इत्यादि लक्षण जब आपको देखने को मिले, तो इस प्रकार के जो भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद फैक्टर होते हैं उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं जीव। अब जब हम जीव के बारे में आपसे अध्ययन करेंगे तो इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। यानी अगर इसका मतलब ये हो गया कि कोई आपसे पूछे कि आपके पृथ्वी पर सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति कब से हुई है, तो संभवतः आज से लेकर के 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हमारे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई है। और संभवतः ये भी माना जाता है कि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो सबसे प्रारंभिक जीव था वो आर्की बैक्टीरिया हो सकता है। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो सबसे प्राचीनतम जीव है उसे हम लोग आर्चे बैक्टीरिया या हिंदी में इसको हम लोग आर्की बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो इतना हम लोगों को इसमें याद रखना, क्योंकि हम लोग शुरू किए हैं जीवों में जनन, तो जीव के बारे में हम लोगों को जानकारियां होनी चाहिए। तो जीव में मैंने आपको बताया कि आपके पृथ्वी पर पाए जाने वाला वैसा फैक्टर जिसमें शोषण यानी सांस लेना, पोषण माने भोजन करना, वृद्धि मतलब शरीर का आकार बड़ा करना, गति एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव करना, प्रजनन अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करना, या विभिन्न प्रकार के और भी लक्षण जैसे उद्दीपन हो गया, ये सभी लक्षण जब किसी फैक्टर में पाया जाए उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं जीव। अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कब से हुई है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। और हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो सबसे प्रारंभिक जीव है उसका नाम है आर्के बैक्टीरिया। उसका नाम क्या है? आर्के बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जीवों में और भी कुछ लक्षण पाए जाते हैं, यानी शोषण, पोषण, वृद्धि, गति और प्रजनन तो होते ही हैं, इसके अतिरिक्त भी जीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं। क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं उसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो जीवों में जो हमारा पहला लक्षण पाया जाता है कि जीवों का शरीर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनके शरीर का निर्माण जो है ना बच्चों, कोशिका से होता है। चाहे यह कोशिका यूकैरियोटिक हो या फिर ये कोशिका प्रोकैरियोटिक हो, लेकिन इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका से होती है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है जीवों का, जो पहला लक्षण ये है कि इस दुनिया में जितने भी जीव होंगे उनके शरीर का निर्माण निश्चित रूप से कोशिका के द्वारा हुआ होगा। अगर हम दूसरे लक्षण की बात करें तो सभी जीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा का इस दुनिया में कोई भी जीव अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है।
यानी इस दुनिया में जितने भी जीव है, अगर उन्हें इस दुनिया में जीवित रहना है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ भोजन करना पड़ेगा, और उस भोजन के माध्यम से उसके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और उस ऊर्जा के माध्यम से वो अपने शरीर का संचालन करेगा और इस दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो दूसरा पॉइंट भी जीवों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उसको जीवित रहने के लिए निश्चित रूप से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, जब मैं आपको एक स्लाइड पढ़ाऊंगा तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाऊंगा, और जो बच्चे लिखे नहीं है वो कृपया करके इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आप आराम से इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे आगे अध्ययन करते हैं, और हमारा जो आगे का टॉपिक होगा उसको हम लोग जानते हैं कि जीवों में और भी क्या क्या जो है लक्षण पाए जा सकते हैं। तो अगर हम जीवों में तीसरी लक्षण की बात करें तो जितना भी जीव हमारे इस दुनिया में है उन सभी जीवों का में एक अपना आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। उन सभी जीवों में अपना एक क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। जैसे हम भी मनुष्य हैं तो हमारे अंदर हमारे पूर्वजों का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए कह सकते हो, जीन कह सकते हो, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहेगा। यानी हमारे जो पूर्वज हमें आनुवांशिक पदार्थ दिए हैं वो आनुवांशिक पदार्थ फिर हमारे बच्चों में जाएगा, फिर उनसे उनके बच्चों में जाएगा। यानी एक प्रजाति में पाए जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते रहता है। एक जनरेशन से या दूसरे जनरेशन में क्या होता है? ट्रांसफर होते रहता है। तो ये भी हमारे सजीव में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है? लक्षण है। अगर हम सजीव में पाए जाने वाले चौथे लक्षण की बात करें तो ये है, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उसमें आपको वृद्धि वाला गुण देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में जितना भी जीव है उसका जिस समय उत्पत्ति होगा, जिस समय उसका जन्म होगा, उसका आकार कम होगा, और धीरे धीरे जब वो अपना विकास करेगा, वृद्धि करेगा, तो उसके आकार में परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी जीव हैं उसमें आपको एक गुण पाया जाता है, और इस गुण को हम लोग वृद्धि वाला गुण कह सकते हैं। तो इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उसमें वृद्धि वाला गुण पाया जाता है। और अंतिम जो हमारा लक्षण है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं और अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करते हैं ताकि उसकी प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में बनी रहे। यानी कि जीवों में पाए जाने वाला जो ये प्रजनन वाला लक्षण है ये भी बच्चों जीवों के लिए काफी आवश्यक माना जाता है। अगर जीवों में प्रजनन वाला लक्षण समाप्त हो जाए तो उस जीव की प्रजाति कुछ ही वर्षों में या कुछ ही महीनों में निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो सकता है। तो जीवों में एक लक्षण पाया जाता है जिसको हम लोग प्रजनन कहते हैं, और जीवों में ये लक्षण होना काफी अनिवार्य है। अगर ये लक्षण जीवों में नहीं पाया जाएगा तो उसकी प्रजाति जो है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाएगी। तो जीवों में प्रजनन वाला जो लक्षण है ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम लोग 5 ऐसे लक्षण जाने जिसमें ये पता चलता है कि वो जो फैक्टर है वो क्या है? सजीव है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि जीवन अवधि क्या होता है। जीवन अवधि जिसको हम लोग अंग्रेजी में लाइफ स्पेन के भी नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, जीवन अवधि का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पर अलग अलग प्रजाति के जीव निवास करते हैं और उन सभी प्रजाति के जीवों का हमारी पृथ्वी पर जन्म होता है, और वो अपने जन्म से लेकर के अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक या तो लघु या फिर दीर्घ जीवन यहाँ पर स्पेन करता है, जीवन बिताता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग लाइफ स्पेन यानी जीवन अवधि के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य जिसका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ और वो हमारे इस पृथ्वी पर 2080 ईस्वी तक रहेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2000 से लेकर के 2080 तक में उन्होंने 80 वर्ष तक अपना समय जो है इस पृथ्वी पर स्पेंड किया, खर्च किया, बिताया। तो इसी 80 साल को उस जीव का क्या हो जाएगा? जीवन अवधि कहेंगे। तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। जिस किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। आप इस भी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आपको जीवन अवधि के बारे में बताया गया।
देखिए, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। अगर हम बात करें इस दुनिया में, तो इस दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी जीवों की अपनी अलग अलग जीवन अवधि होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका कि हमारे पृथ्वी पर जन्म होता है और जन्म लेने के बाद कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद होते हैं जिनका जन्म होता है और ये जन्म से लेकर के काफी वर्ष तक इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और वो एक दीर्घ जीवन यहाँ पर जीते हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ लिस्ट दे रहे हैं, उस लिस्ट में हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनका जीवन अवधि क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने बात किया कि कुछ सूक्ष्म जीव। अब कुछ सूक्ष्म जीव का मतलब हुआ कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या फिर कई ऐसे जीव हैं जो कि काफी छोटे होते हैं। ये जन्म लेते हैं और जन्म लेने के कुछ ही मिनटों से लेकर कुछ ही घंटों तक ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये इन जीवों की अपनी जीवन अवधि कहलाए। तो याद रखिएगा कि कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद कुछ ही मिनटों से लेकर कुछ ही घंटों तक जीवित रह पाते हैं। इसी तरह अगर हम मे फ्लाई की बात करें, जब आप लोग रोड पर गाड़ी चलाते रहते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आपके आंख में आकर या आपके बॉडी से आकर के टकरा जाता है और टकराने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के छोटे छोटे कीट को हम लोग मे फ्लाई के नाम से जानते हैं। इसका जो जीवन अवधि होता है ये मात्र 1 दिन का होता है, यानी आपसे टकरा कर मरे, आपके आंख में आकर के मरे या आपके भोजन में गिर के मरे, या ऑटोमेटिक नेचुरल रूप से वो 1 दिन में उसकी आयु समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जो मे फ्लाई होते हैं इनका जीवन अवधि जो होता है वो 1 दिन का होता है। इसी तरह से एक सिकाडा जीव है, इनका जीवन अवधि भी 1 दिन का होता है। कुछ खरपतवार, जैसे आप सबों के खेत में जैसे आप गेहूं लगाते हैं, धान लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, तो कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं जिसकी जरूरत फसल के साथ नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, उसको उखाड़ देते हैं, खेत से उसको निकाल देते हैं। इस प्रकार के पौधे को हम लोग बोलते हैं खरपतवार। इसकी जो आयु होती है 3 सप्ताह की होती है। आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर 3 सप्ताह में ये अगर ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा तो फिर किसान जो है इसको बार बार मेहनत करके क्यों हटाता है। किसान इसको इसलिए हटाता है कि ये जो मुख्य फसल होता है उसके पैदावार में कमी ला देती है, उसके ग्रोथ को प्रभावित करती है। इसीलिए किसान क्या करता है, इस प्रकार की जो फसल है इसमें से इसको निकाल देते हैं। इसी तरह से तितली, आपके आसपास में बहुत सारी तितली मंडराते रहती है और उस तितली की जो जीवन अवधि होती है वो 1 से 2 सप्ताह के बीच होती है। तो आप इस स्लाइड को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको आप लोग उतार सकते हैं। और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसकी जीवन अवधि अलग अलग है। देखिए हमारे स्क्रीन पे आ गया, जैसे गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो कि हमारा जिससे रोटी बनता है, इसके अगर पौधे के जीवन अवधि की बात करें तो ये मात्र इसका कितना है, 5 से 6 मंथ के दौरान ये गेहूं और जौ का जो फसल है वो हमारे बीच तैयार हो जाता है। इसी तरह अगर घरेलू मक्खी की बात करें तो इसकी भी जो जीवन अवधि होती है 6 माह की होती है। तो क्या आप देखते होंगे कि आपके 1 साल के दौरान कुछ समय तक मक्खियां आपके घर में रहती है और कुछ समय तक मक्खियां आपके घर में नहीं पाई जाती है। तो बच्चों इस बात का याद रखना कि जो घरेलू मक्खी है, जो हमारा हाउस फ्लाई है, इसकी जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, 6 महीने की होती है। इसी तरह अगर मूली चुकंदर की बात करें जिसे हम लोग सलाद के रूप में अपने घर में उपयोग करते हैं, इसकी भी जीवन अवधि होती है 1.5 से 2 वर्ष। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा सर हम लोग का जो किसान मूली चुकंदर उगाता है वो तो काफी जल्दी जल्दी इसका फसल का उत्पादन कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूली चुकंदर को हम लोग नेचुरल, उसका जो डेथ होता है वो नेचुरल, उसकी जो जीवन अवधि है उतना दिनों तक हम उसको जीवित रहने नहीं देते। अगर मूली चुकंदर को नेचुरल रूप से किसी खेत में उगाकर छोड़ दिया जाए तो ये लगभग आपको जो है ना 1.5 से 2 वर्षों तक जो इसका फसल का उत्पादन हो सकता है। मतलब 1.5 से 2 वर्षों तक ये जो है ना वहां पर काम कर सकता है। इसी तरह अगर हम चूहा की बात करें जो आपके घर में पाई जाती है, तो इस चूहा की जीवन अवधि होती है 3 साल। अगर हम मेढक की बात करें जो कि आपके आसपास में बरसात के समय में देखने को मिलेगा, तो इसकी जीवन अवधि होती है 9 वर्ष। हंस, माँ सरस्वती जी का जो वाहन हंस है, इसकी जीवन अवधि होती है 12 साल। हमारे आसपास में जो कौवा मंडराते रहते हैं, इसकी जीवन अवधि होती है 15 साल। मरमर एक प्रकार की पक्षी है जिसको हम लोग हमिंग बर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, इसकी जीवन अवधि होती है लगभग 12 वर्ष।
इसी तरह बंदर, मंकी, इसकी जीवन अवधि होती है 26 वर्ष। गाय जो कि हमारे आसपास में रहती है, दूध जिनसे हम लोग को प्रदान करती है, और हिंदू धर्म में इनका बहुत ही योगदान हो, इनकी जीवन अवधि होती है 26 साल। नाग, इसकी जीवन अवधि होती है 28 साल। बहुत सारे लोग आपको गांव में दिग्भ्रमित करते हैं कि जो नाग है ये अगर 100 वर्ष तक जीवित रह जाता है तो इच्छाधारी नाग हो जाएगा। इसके भ्रम में नहीं पड़ना, क्योंकि नाग का जो नेचुरल डेथ होता है, जो उसकी प्राकृतिक आयु होती है, मात्र 28 वर्ष की होती है, और नाग 100 वर्ष तक जीवित ही नहीं रहेगा, और ना जीवित रहेगा ना ही इच्छाधारी बनेगा। तो आपके आसपास में जो मनी वाला अवधारणा है या इच्छाधारी नाग नागिन की जो लोग बात करते हैं, वो एक कल्पना है। विज्ञान के दृष्टिकोण में नाग की जो नेचुरल डेथ है वो 28 वर्ष मानी गई है। भेड़, जिससे हमें सर्दियों के समय में ऊन प्राप्त होता है, जिससे हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं, इसकी जीवन अवधि होती है 20 वर्ष। इसकी जीवन अवधि होती है 20 वर्ष। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और कुछ और भी जीव हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि आपका जो हमारा अगला जीव है वो है भेड़। दोबारा आ गया, इसकी आयु है 20 वर्ष। घरेलू चिड़िया, इसकी भी आयु होती है 20 वर्ष। कुत्ता, जो कि मानव का एक सबसे वफादार जीव होता है, इसकी जीवन अवधि होती है 20 से 30 वर्ष। बिल्ली, इसकी जीवन अवधि होती है 35 से 40 वर्ष। व्हेल मछली पानी में पाया जाता है और लगभग 30 हाथी के वजन के बराबर इसका वजन होता है। इसकी भी जीवन आयु होती है 37 वर्ष। हाथी, इसकी जीवन अवधि होती है 65 वर्ष। मगरमच्छ, इसकी जीवन अवधि होती है 60 वर्ष। ऊंट, इसकी जीवन अवधि होती है 35 वर्ष। समुद्री आर्चिन, समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का जीव है, इसकी जीवन अवधि होती है लगभग 78 वर्ष। गिद्ध, आप हवा में उड़ने वाला एक प्राणी है, जिसकी जीवन अवधि होती है लगभग 90 वर्ष। सुअर, इसकी जीवन अवधि होती है 80 साल। मानव, देखिए यहाँ पर अलग अलग देशों में जो मानव की जीवन अवधि है वो अलग अलग हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अभी भी जैविक खाद के माध्यम से खेती कराई जाती है, और बहुत सारे देश हैं जहां पर फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग करके फसल पैदावार को उत्पन्न कराया जाता है। तो जिन जिन देशों में रासायनिक खाद का उपयोग करके फसल पैदावार को उत्पन्न कराया जाता है, उन देशों में जीवन आयु घट रही है, और जो देश अभी भी परंपरागत कृषि यानी जैविक खाद को का उपयोग करके खेती करते हैं, वहां की जीवन अवधि काफी अधिक होती है। तो मानव की जो जीवन अवधि होती है औसतन 100 वर्ष है, सॉरी नेचुरल 100 वर्ष है, लेकिन मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है कि औसतन इसकी आयु कितनी हो गई, 60 वर्ष हो गई। इस लिस्ट को भी आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए, हमारा जो और भी कुछ जीव है, जैसे तोता। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर तोता, जिसकी आयु मैं आपको बता रहा हूँ कि 140 वर्ष है। बरगद वृक्ष, इसकी आयु लगभग 300 से लेकर के 500 वर्ष के बीच में मानी गई। इसी तरह से हमारा जो कछुआ है, इसका जीवन अवधि लगभग 200 वर्ष तक है। और सफेद हाथी, इसकी जो जीवन अवधि है ये लगभग जो है हमारा सफेद ओक वृक्ष, इसकी जो जीवन अवधि है ये लगभग 500 वर्ष की है। इसी तरह से हम अगर कुछ और वृक्ष की बात करें, जैसे हमारा लाड़िया वृक्ष है, तो इस लाड़िया वृक्ष की जो जीवन अवधि होगी ये 11,300 वर्ष के लगभग में होती है, जो कि अभी तक के पृथ्वी पर सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला जो जीव है वो लाड़िया वृक्ष है। इसकी जीवन अवधि जो है 11,300 वर्ष के करीब है। अभी भी अमेज़न के जंगल में इस प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमारा हो गया कुछ प्रमुख जीव और उनका जीवन अवधि, कुछ प्रमुख जीव और उनका जीवन अवधि। इस लिस्ट को भी आप आराम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रजनन। देखिए, प्रजनन जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हम प्रजनन को 2 भागों में बांटे तो यहाँ पर आपको री और प्रोडक्शन इसका अंग्रेजी वर्ड होता है। री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब होता है पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण। प्रोडक्शन का मतलब होता है निर्माण। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पृथ्वी पर जितनी भी प्रजाति के जीव हैं वे अपने प्राकृतिक मृत्यु से पहले अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करते हैं, ताकि उसकी प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में बनी रहे। तो जीवों में पाए जाने वाले इस लक्षण को हम लोग प्रजनन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं
वे अपने प्राकृतिक मृत्यु से पहले अपने ही जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं, ताकि उसकी प्रजाति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में बनी रहे। तो जीवों में पाए जाने वाले इस लक्षण को हम लोग प्रजनन कहते हैं। जीवों में पाए जाने वाले इस लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। अगर हम बात करें तो प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जो दो प्रकार के होते हैं। प्रजनन एक प्रकार की जैविक क्रिया है जो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा लैंगिक प्रजनन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन, जिसे हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इसमें हम लोग जाने कि प्रजनन क्या है और प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रजनन का मतलब हो गया कि जब कोई जीव अपनी प्राकृतिक मृत्यु से पहले अपने ही जैसे नई संतति को उत्पन्न करते हैं, ताकि उसकी प्रजाति या उस प्रकार के जीव हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में बनी रहे। तो जीवों में पाए जाने वाले इस लक्षण को हम लोग प्रजनन कहते हैं। प्रजनन एक प्रकार की क्या है? जैविक क्रिया है जो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है लैंगिक प्रजनन और दूसरे का नाम होता है अलैंगिक प्रजनन। एक को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग एक एक करके दोनों प्रजनन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रजनन है जिसको हम लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। बच्चों हमारा जो पहला प्रजनन है जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन का मतलब होता है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीव अथवा जनक कोशिका का संयोग या मिलन हुए बिना ही केवल और केवल एक ही जीव के माध्यम से, इसको इंपॉर्टेंट रखिए, केवल एक ही जीव के माध्यम से जब नई संतति का निर्माण होता हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब केवल और केवल एक ही जीव के माध्यम से नई संतति उत्पन्न होता हो, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई जीव है और इस जीव के माध्यम से यहाँ पर फिर से एक नया जीव उत्पन्न हो गया, तो यानी एक ही जनक है और उस एक ही जनक से नई संतति का निर्माण हुआ, तो प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। प्रजनन की इस विधि को हम लोग बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि ये जो अलैंगिक प्रजनन की विधि होती है, ये मुख्यतः निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। अगर जीव उच्च श्रेणी का होगा तो उसमें निश्चित रूप से लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होगी। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार के जीवों में होती है, तो आपको याद रखना अलैंगिक प्रजनन जो है वो निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं वे अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं। इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है वे अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। मतलब जिस प्रकार का जनक होगा हूबहू उसकी संतति भी उसी प्रकार को देखने को मिलेगी। तो याद रखना कि जो लैंगिक प्रजनन होता है वो क्या होगा? निम्न श्रेणी के जीवों में होगा, और इसके द्वारा जो उत्पन्न जीव होंगे वो हूबहू अपने जनक के समान होंगे। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें ये जानेंगे कि जो अलैंगिक प्रजनन होती है इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। अलैंगिक प्रजनन की कुछ क्या होती है? विशेषताएं होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, उसका कुछ ना कुछ फीचर्स होता है। तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इंपोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स हैं, अलैंगिक प्रजनन की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है अलैंगिक जनन की, कि यह एक जनकीय होता है। आपको पहले भी मैंने बताया कि अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक ही जीव के माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो हमारा जो ये पहला टॉपिक लिखा गया कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो क्या होता है? एक जनकीय होता है। इसमें केवल और केवल एक जीव की आवश्यकता होती है नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। तो याद रखिए अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? एक जनकीय होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है?
एक जनकीय होता है। दूसरी विशेषता, इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता। अब चूंकि युग्मक बनेगा तब ना संलयन होगा जी, इसमें युग्मक बनते ही नहीं, चूंकि दो जीव होगा तब ना युग्मक बनेगा। जैसे लैंगिक प्रजनन में एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, मेल के माध्यम से मेल युग्मक, मेल गैमेट बनता है, नर युग्मक बनता है, और मादा के माध्यम से मादा युग्मक बनता है। अब चूंकि ये एक जनकीय है, इसमें युग्मक बनेगा ही नहीं, तो इसमें जब युग्मक बनेगा नहीं तो आपस में ये संलयन भी नहीं होगा। मतलब संलयन का मतलब होता है आपस में मिलना। तो इसमें इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। तीसरा, इसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। समसूत्री विभाजन का मतलब हुआ कि जैसे ऊपर जो जीव है, मान लीजिए इसमें 100 क्रोमोसोम है, इससे जो नई संतति बनेगी इसमें भी हूबहू इसी का 100 क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। तो याद रखना है कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है जी, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। चौथी विशेषता, इसका वृद्धि और विकास काफी तेजी से होगा। इसका जो वृद्धि विकास है वो क्या होगा, काफी तेजी से होगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपने 2024 में आपके घर में एक बच्चा जन्म लिया, एक बच्चा क्या हुआ, जन्म लिया, और इस बच्चा के जन्म के खुशी में आप क्या किया कि अलैंगिक प्रजनन से एक पौधा लगा दिया। अब क्या है कि अगले 20 वर्षों के बाद अगर आप इस बच्चे का और इस पौधे का अवलोकन करेंगे, क्योंकि बच्चा आपका पैदा हुआ लैंगिक प्रजनन के द्वारा और ये जो पौधा आपने लगाया ये अलैंगिक प्रजनन के द्वारा लगाया, तो अगर 20 साल के बाद दोनों का आप अवलोकन करेंगे तो आपके बच्चों का ग्रोथ कुछ सेंटीमीटर, कुछ फुट तक हुआ होगा। लेकिन अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ जो है वो, जो पौधा था वो पेड़ में बदल जाएगा और उसका जो वृद्धि और विकास होगा वो काफी तेजी से हुआ होगा। तो याद रखिए, जो भी अलैंगिक प्रजनन वाला जीव होता है वो लैंगिक प्रजनन वाले जीव की तुलना में उसका वृद्धि और विकास जो होता है वो काफी तेजी से होता है। और अगली जो विशेषता है, अलैंगिक प्रजनन द्वारा जो उत्पन्न जीव होते हैं वे आकार में, संरचना में और आनुवांशिक रूप से हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। जैसे उसका जैसा जनक होगा वैसे ही उसकी संतति होगी, मतलब हूबहू ही अपने जनक के समान होते हैं। इसलिए इस प्रकार के जीव को आप याद रखिएगा कोलोन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, तभी आपको पूछे कोलोन क्या है, तो कोलोन का मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन वाले जीव आकार में, संरचना में या फिर आनुवांशिक दृष्टिकोण से हूबहू अपने जनक के फोटोकॉपी होते हैं, अपने जनक के समान होते हैं। ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन कहते हैं। जैसे एक आम का पौधा है, अगर अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उससे कोई दूसरा आम तैयार होगा तो हूबहू वो आम अपने जनक के समान होगा। तो इस प्रकार के जीव को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हमने इसमें 5 विशेषताएं देखा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और आराम से इसको कॉपी में उतार सकते हैं, जिसमें हम लोग अध्ययन किए कि अलैंगिक प्रजनन की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में कि जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं इसके टाइप्स क्या क्या है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो हम सबको पता है बच्चों की अलैंगिक प्रजनन का मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है, 6 प्रकार होता है। पहले प्रकार को हम लोग बोलते हैं विखंडन, पहला जो प्रकार है इसको हम लोग बोलते हैं विखंडन। दूसरा जो प्रकार है इसको हम लोग बोलते हैं मुकुलन। तीसरा प्रकार है बीजाणु निर्माण। चौथा प्रकार होता है खंडन। पांचवा प्रकार है पुनर्उद्भवन और छठा जो प्रकार है इसको हम लोग बोलते हैं कायिक या वर्धी प्रजनन। यहाँ पर कायिक जनन लिखा गया है, इसका दूसरा नाम आपको कहीं कहीं वर्धी प्रजनन के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखो कायिक का ही दूसरा नाम होता है वर्धी प्रजनन। तो बच्चों याद रखना है कि अलैंगिक प्रजनन के 6 प्रकार होते हैं। पहला है विखंडन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फीजन। दूसरा है मुकुलन जिसको हम लोग अंग्रेजी में बडिंग बोलेंगे। तीसरा जो है वो बीजाणु निर्माण है जिसे हम लोग अंग्रेजी में एस्पोरुलेशन कहेंगे। चौथा है खंडन जिसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। पांचवा है पुनर्उद्भवन जिसको अंग्रेजी में हम लोग रीजेनरेशन कहेंगे। और छठा भाग को बोलते हैं कायिक या वर्धी प्रजनन जिसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और आपका ये 6 प्रकार बोर्ड पर लिखा है, इसको आप आराम से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं।